नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम रिवाइज़ करेंगे जीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। राइट। नोट्स पर जो आपको स्क्रीन पे जो कंटेंट दिख रहा है ये आईसीआई मॉड्यूल के सीक्वेंस के अंदर ही गिवन है। सो इन केस यू आर नॉट हैविंग नोट्स, you can also refer the ICI module while using this video. Right. So let us start. Overview of taxation system in India. First heading है overview of taxation system in India. Right. देखिए सर, इसके अंदर सबसे पहले 1.1 टॉपिक है व्हाट इज टैक्स। टैक्स की डेफिनेशन ऐसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपने को मीनिंग पता होना चाहिए। टैक्स इज अ पेकुनियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट। पेकुनियरी का मतलब सर मॉनिटरी बर्डन, क्योंकि टैक्स की पेमेंट हमें मनी फॉर्म के अंदर करनी पड़ती है, काइंड में पेमेंट नहीं कर सकते। टू सपोर्ट गवर्नमेंट मतलब कि टैक्स की पेमेंट हम किसको करते हैं? गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या होती है? इंक्रीज। इसलिए क्या लिखा है? टू सपोर्ट गवर्नमेंट। आगे, इट इज़ अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब कि हर एक टैक्स के लिए कोई ना कोई लॉ एग्जिस्ट ज़रूर करता है, कोई ना कोई एक्ट एग्जिस्ट ज़रूर करता है। वो लॉ या एक्ट किसने बनाया है सर? लेजिस्लेचर ने, या तो पार्लियामेंट ने या स्टेट की लेजिस्लेचर ने बनाया है। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, कस्टम्स के लिए कस्टम्स एक्ट। मतलब विदाउट लॉ टैक्स कैन नॉट बी लेविड और कलेक्टेड। आगे, इट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट सॉरी, इट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट डोनेशन बट एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। भाई जो टैक्स है ना वो कंपलसरी पेमेंट है, ऑप्शनल पेमेंट नहीं है कि भाई मेरा मन करे तो मैंने टैक्स पे कर दिया, मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैंने टैक्स पे करने को रहने दिया। ऐसे नहीं हो सकता। टैक्स अगर आपके ऊपर लग रहा है तो आपको टैक्स कंपलसरी पे करना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। आगे, टाइप्स ऑफ टैक्स सर दो टाइप के होते हैं, सबको पता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक और नाम याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम क्या होता है सर? कंजप्शन टैक्सेस। राइट। सर डायरेक्ट टैक्स जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगा उसी पर्सन को गवर्नमेंट को खुद की जेब से पे करना पड़ेगा, वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स सर जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाना वो गवर्नमेंट को पे तो करेगा लेकिन खुद की जेब से पे नहीं करेगा, वो किसी और से रिकवर कर लेगा। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बर्डन है वो शिफ्ट किया नहीं जा सकता किसी और पे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सर बर्डन कैन बी शिफ्ट। राइट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि सर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी ना वैसे ही टैक्स के रेट्स क्या होते जाएंगे सर? इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। और रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब कि सर इनकम चाहे कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा, टैक्स का रेट सेम रहेगा। ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या होता है भाई? जिसकी इनकम ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगता है ज़्यादा, जिसकी इनकम कम उस पर हो सकता है टैक्स ना भी लगे। लेकिन जीएसटी का रेट अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% है तो वो 18% ही रहेगा चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। राइट। आगे एक और पॉइंट जो यहाँ लिखा ना हम कह सकते हैं कि टैक्स बेस क्या होता है सर? कितने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है। तो जीएसटी है ना लगभग हर एक पर्सन इंडिया में पे करता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा जो कोई भी पर्सन तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स तो बहुत ही कम लोग पे करते हैं। मतलब टैक्स बेस जो है वो वाइडर है इनडायरेक्ट टैक्स में, टैक्स बेस नैरो है डायरेक्ट टैक्स में। राइट। आगे देखिए, दीज आर लेविड ऑन इनकम और प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है। दीज आर लेविड ऑन कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये सारी चीज़ क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। आगे, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, नॉट मच रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पजेज। एक बार आप इससे आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक वाली चीज़ है कि मैं बता देता हूँ कि जैसे फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब हुई? सितंबर 2016 के अंदर। जीएसटी लॉन्च किस दिन हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 8 जुलाई 2017। राइट। पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया। राइट। जीएसटी के टू मॉडल्स होते हैं, यूनिफाइड और ड्यूअल। देखिए इंडिया के अंदर जीएसटी कैसे लगता है सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी, दो टैक्स साथ में लग रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? ड्यूअल मॉडल। राइट। इंडिया के अलावा किस किस और कंट्री ने ड्यूअल मॉडल इंप्लीमेंट किया हुआ है? ब्राज़ील ने, कनाडा। ब्राज़ील कनाडा के अंदर ड्यूअल मॉडल है और फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी। राइट। आगे देखिए, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब हर एक स्टेज पे सिर्फ जितनी वैल्यू एडिशन हो रहा उस पर ही टैक्स लगेगा। राइट। उसके बाद जीएसटी इज ऑल्सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जो पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, सीएसटी होता था, वो ओरिजिनेशन बेस्ड होता था, लेकिन जीएसटी कैसा? डेस्टिनेशन बेस्ड। मतलब कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट की सेल हो रही है, हरियाणा से राजस्थान वो प्रोडक्ट गया है।
ठीक है। तो डेस्टिनेशन क्या होगी सर, राजस्थान। मतलब जो टैक्स का रिवेन्यू है वो किसको मिलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, राइट। आगे देखिए, जीएसटी ऑफर्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मतलब सप्लायर है, उसने कोई सप्लाई करी, ठीक है, तो जो उसका आउटपुट टैक्स है उसमें से वो क्या करेगा, परचेजेस का टैक्स लेस करेगा, जो नेट बचेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब जो परचेजेस का टैक्स है उसका अपने को क्या मिल जाएगा सर, क्रेडिट। तो यही पॉइंट इसका मतलब बनता है यहाँ पे। आगे देखिए, बर्डन ऑफ जीएसटी इज बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर को ही इस जीएसटी का बर्डन बियर करना पड़ता है। इससे पहले कि जो भी पर्सनस होंगे, जो सप्लायर्स होंगे, उनको क्या मिल जाएगा सर, इसका क्रेडिट। आगे, देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है सर, टैक्स ऑन टैक्स। जो जीएसटी से पहले अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम थी, उसके अंदर टैक्स ऑन टैक्स या फिर कैस्केडिंग होता था, लेकिन जीएसटी के अंदर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया कि टैक्स के ऊपर अब टैक्स नहीं लगता है। ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने आईसीआई मॉड्यूल से कॉपी किया हुआ है, तो इसको आप एक बार रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी एग्जांपल है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जीएसटी का फ्लो कैसे होता है। कि मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद मैन्युफैक्चर से सामान गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने सेल करा रिटेलर को, रिटेलर ने फाइनली सेल करा कंज्यूमर को। अब फाइनली टैक्स बियर कौन करेगा, टैक्स का बर्डन बियर कौन करेगा, कंज्यूमर। लेकिन पे देखो, कंज्यूमर है ना, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता, कंज्यूमर ने किसको पे करा है, रिटेलर को, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पहुंचा सर, मैन्युफैक्चर के पास से पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से पहुंचा, रिटेलर के पास से पहुंचा। लेकिन मैन्युफैक्चर ने चार्ज किससे कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर ने चार्ज किससे कर लिया, रिटेलर से, रिटेलर चार्ज किससे कर लेगा, कंज्यूमर से, ठीक है। फाइनली बियर किसको करना पड़ा, कंज्यूमर को। तो एक बार ये हमने क्लास में देख भी किया है, और एक बार इसको आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक जो जीएसटी का फ्लो है ना, वो समझ आपको आ जाएगा कि कैसे कैसे जीएसटी चार्ज होगा, कैसे अपने को क्रेडिट मिलेगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे कैसे इंक्रीज होगी, राइट। आगे देखिए सर, जीएसटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। भाई जीएसटी से पहले टैक्सेस थे ना अपने पास में, एक्साइज टैक्स था अपने पास, वैल्यू एडिड वैट था अपने पास, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था। तो जीएसटी की नीड ही क्यों पड़ी, कि वाई जीएसटी। तो नीड फॉर जी मतलब जो अर्लियर सिनेरियो आप देखिए कि जीएसटी से पहले क्या होता था, गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज के केस में सर लगता था सर्विस टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेट आप इसमें जुड़े नहीं थे, गुड्स का सब सिस्टम अलग था, सर्विसेज का अलग। सर्विसेज पे क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स। गुड्स के केस में सर, गुड्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रही है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सर लगता था एक्साइज टैक्स। अगर सेल हो रही है तो उसमें भी अपने को देखना था कि इंट्रा स्टेट सेल है या फिर इंटर स्टेट, मतलब सेम ही स्टेट के अंदर सेल हो रही है, इंट्रा स्टेट सेल है, तो उस पर लगता था वैट। और वैट कौन लगाता था सर, स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेल हो रही है इंटर स्टेट, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो लग सकता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। नाम से पता लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। आगे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया था ना एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स भी दो टाइप के थे, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, ठीक है। एक चीज़ याद रखने का है, सेंट्रल एक्साइज का ही दूसरा नाम क्या था सर, सैनवेट। तो सैनवेट और वैट अलग अलग चीज़ है। वैट किस पे लगता था सर, सेल्स पे। कौन सी सेल्स पे, इंट्रास्टेट सेल पे। सैनवेट किस पे लगता था सर, मैन्युफैक्चरिंग पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज लगाती थी वो, ठीक है। ये था सर अर्लियर सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो सर क्या है कि सर एक ही टैक्स लगता है, क्या है वो, जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब यहाँ पे हमने गुड्स और सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेल को हमने अलग अलग क्लासीफाई नहीं किया, एक ही टैक्सेबल इवेंट रखा है जो कि क्या है, सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे क्या टैक्स लगता है सर आज के टाइम पे, जीएसटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे के कंसेप्ट समझने में ये काम आएगा। आगे देखिए सर, ये तो हमने देख लिया कि कौन से टैक्सेस थे जीएसटी से पहले। सर कमियां क्या थी उनके अंदर, कमियां ये थी, पहला पॉइंट कि नो सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सैनवेट अभी देखा ना कि सेंट्रल एक्साइज को बोलते थे सैनवेट, और वो कब लगता है सर, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद तो कभी सैनवेट लगा ही नहीं, राइट। सेकंड पॉइंट देखिए, डबल टैक्सेशन ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस एज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विस को जो सिस्टम था वो इंटीग्रेट नहीं किया हुआ था, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स पे, कुछ कमोडिटीज़ पे, कुछ प्रोडक्ट्स पे दोनों टैक्स पे करने पड़ते थे कंज्यूमर्स को, गुड्स वाले भी, सर्विसेज वाले भी। एग्जांपल है दो, सॉफ्टवेयर और रेस्टोरेंट। तो इस पे गुड्स के टैक्स भी लग जाते थे, सर्विस के टैक्स भी लग जाते थे। बियर किसको ओपन करने पड़ते थे, कंज्यूमर को। नुकसान किसका होता था सर, कंज्यूमर का, राइट। आगे देखिए, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग का मीनिंग अभी आया था, क्या होता है सर, कैस्केडिंग का मतलब होता है सर टैक्स ऑन टैक्स ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ सैनवेट इन वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट। एग्जाम्पल से समझेंगे, देख लीजिए कि मानते हैं हम, मान के चलते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरर ने गुड्स मैन्युफैक्चर करे 1000 रुपीज़ के वैल्यू के, ठीक है, 1000 हो गया। एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगती थी
12.5%, तो जिसकी वजह से टैक्स कितना लग गया 125। अब 1125, अब मैन्युफैक्चर करने के बाद वो बेचेगा, सेल करेगा, तो दोबारा क्या लगेगा सर, वैट। अब सर जो वैट लग रहा है ना, वो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 14.3% इस 1000 पे नहीं आया, ये किस पे आया सर, 1125 पे। तो क्या हो गया कि सर ये जो एक्साइज ड्यूटी लगा था इसके ऊपर भी वैट कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ सैनवेट इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट, राइट। एक और ये कमी थी। इसके बाद अगली कमी क्या थी कि सेवरल स्टेट टैक्सेस, मतलब आज के टाइम पे एक टैक्स है जीएसटी, राइट। लेकिन पहले के टाइम पे क्या थी सर, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मतलब बहुत सारे स्टेट टैक्सेस थे, बहुत सारी कंप्लायंस करनी पड़ती थी, अलग अलग टैक्स के अंदर रिटर्न्स फाइल करनी, अलग अलग टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना, अलग अलग टैक्स पे करना। तो कंप्लायंस थोड़ा सा मुश्किल होता था पहले के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस होते थे। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ एक ही टैक्स है, जीएसटी। आगे देखिए कि वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज विच लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। भाई वैट का काम अलग चल रहा है, सर्विस टैक्स का काम अलग चल रहा है, आपस में इंटीग्रेशन है नहीं, आईटीसी क्रेडिट मिलता नहीं था एक का दूसरे के साथ, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट हो जाता था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स का, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। आगे सीएसटी इज नॉन वेटेबल। अब इसका मतलब क्या कि सीएसटी का जो क्रेडिट है वो वैट के साथ नहीं मिलेगा, वैट का क्रेडिट सीएसटी के साथ नहीं मिलेगा, जिससे क्या होता था सर, दोबारा कैस्केडिंग ऑन टैक्स का इफेक्ट आता था। आगे ऑल्सो इट इज ओरिजिनल बेस्ड टैक्स। अभी जीएसटी के बारे में क्या देखा था कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लेकिन सीएसटी क्या था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। मतलब कि मान लो कि हरियाणा से गुड्स अगर जा रहे हैं राजस्थान में, तो जीएसटी के अंदर डेस्टिनेशन क्या है, राजस्थान, तो राजस्थान गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगी। लेकिन सीएसटी के अंदर क्या होता था सर, हरियाणा गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगी, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट से। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस होने कैसे चाहिए, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो जीएसटी ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इस एग्जाम्पल को एक बार आप रीड कर सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सीएसटी इज नॉन वेटेबल, ये हमने क्यों बोला है। कि इसमें देखो क्या है कि एक डीलर था जो कहाँ पे था, दिल्ली के अंदर, उसने गुड्स परचेज करे पंजाब से, और कितने के, 1000 के, 20 रुपीज़ का उसके ऊपर क्या लगा, सीएसटी, ठीक है। और उसने वो गुड्स दिल्ली के अंदर सेल कर दिए। अब दिल्ली के अंदर ही वो सेल करेगा, उसके ऊपर क्या लगेगा सर, वैट लगेगा। वैट की जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई वो आई 150 की। लेकिन इसको जो 20 रुपये का इसने सीएसटी पे करा था उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको 150 रुपये वैट के कैश के अंदर पे करने पड़ेंगे। मतलब जो पर्सन था उसने परचेज करते हुए सीएसटी पे करा, उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वैट था, तो जो परचेज पे सीएसटी पे करा था उसका क्रेडिट उसको वैट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से नहीं मिला, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ सैनवेट एंड स्टेट लेवल वैट इज नॉट अलाउड। इन दोनों का भी आपस में क्रेडिट नहीं मिलता था, राइट, ठीक है। ये सर ये सारी कमियां थी किसके अंदर, अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वर द डेफिशिएंसीज इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम, स्टेट यानी 5 डेफिशिएंसीज, 4 डेफिशिएंसीज, 6 डेफिशिएंसीज, ठीक है। आगे तो सर जीएसटी कहने से क्या हुआ, जीएसटी अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। जो सारी कमियां थी ना वो सारी जीएसटी ने दूर कर दी। अब ये जो पॉइंट्स है ना ये कोई नए पॉइंट्स नहीं है, ये कमियां को ही हमने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया, जीएसटी ने सारी कमियां रिमूव कर दी। क्या क्या देखिए इसके अंदर कि इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्पज ऑफ सेट ऑफ रिलीफ। गुड्स और सर्विस पे एक ही टैक्स लगता है, अब इंटीग्रेट कर दिया हमने सिस्टम को। कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता था ना, अभी देखा था सैनवेट और सर्विस टैक्स का, हमने वो रिमूव कर दिया। अब कंटिन्यूस चेन ऑफ सेट ऑफ फ्रॉम ओरिजिनल प्रोड्यूसर टू रिटेलर, कंटिन्यूसली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा जो पहले के रिजाइम में नहीं मिलता था। मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे लेकिन आज सिर्फ जीएसटी लगता है, सारे टैक्सेस को हम सबज्यूम कर दिया किसमें, जीएसटी के अंदर। कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रेंडरिंग सर्विसेज इज रिप्लेस्ड बाय सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। भाई पहले बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट थे, मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन आज एक ही टैक्सेबल इवेंट है जो कि है सप्लाई, राइट। और लास्ट कि भाई पहले है ना कुछ ट्रांजेक्शन पे हमने देखा ना कमी थी कि कुछ ट्रांजेक्शन पे गुड्स वाला टैक्स भी लगता था, सर्विस वाला टैक्स भी लगता था, डबल टैक्सेशन हो जाती थी। लेकिन अभी हमने ट्रांजेक्शन्स को पहले ही शेड्यूल नंबर 2 आता है जो आगे सप्लाई वाले चैप्टर में, वहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसमें डबल टैक्सेशन अब नहीं हो पाता है, राइट। तो ये सारी जो कमियाँ थी वो जीएसटी ने क्या कर दी, दूर कर दी। तो इससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके बाद आगे देखिए सर, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन
इंडिया के अंदर सर एक पहले इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें सर, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं सर? 28 स्टेट्स है। यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंडिया में दो टाइप की होती है, एक तो विद स्टेट लेजिस्लेचर और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। विद स्टेट लेजिस्लेचर सर 3 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, पुडुचेरी और JNK। और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर में सर 5 यूनियन टेरिटरीज आएगी। ये आप इसके नाम एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 28 स्टेट है, टोटल यूनियन टेरिटरीज है सर 8, जिसमें से 3 जो है सर वो विद स्टेट लेजिस्लेचर है और 5 जो है सर वो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है। और जो ये विद स्टेट लेजिस्लेचर है ना, इसको हम इक्विवेलेंट टू स्टेट मानते हैं इन GST, राइट। आगे देखिए सर, ड्यूअल GST मॉडल क्या होता है सर? अभी बताया भी था मैंने कि इंडिया में देखो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग। तो उसी लिए इंडिया ने ड्यूअल GST मॉडल अडॉप्ट किया है। इस मॉडल में क्या होता है सर, सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली GST को लेवी करते हैं और करंट पावर इसके पास है। सेंटर कौन सा टैक्स लगाता है सर? CGST। स्टेट कौन सा टैक्स लगाता है सर? SGST। तो ये होता है सर किसके में? ड्यूअल GST मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ड्यूअल GST मॉडल के ऊपर एक नोट लिखने का। आगे सर देखिए सर, टैक्सेस अपने पास GST के अंदर सर 4 मेन होते हैं, IGST, CGST, SGST और UTGST। देखिए GST के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम CGST की। CGST सर दिस इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। इसके लिए सर कौन सा है? CGST एक्ट 2017। SGST सर लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने बताया था ना, जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है उसको हम इक्विवेलेंट टू स्टेट मानेंगे। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि SGST के अंदर लेविड एंड कलेक्टेड बाय SG या फिर यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, ठीक है। आगे इसमें अगर हम देखें तो देखिए CGST एक्ट तो इंडिया में एक ही था, लेकिन SGST एक्ट मल्टीपल SGST एक्ट है, हर एक स्टेट के लिए अलग, हर एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर के लिए अलग SGST एक्ट है। UTGST एक्ट लेविड एंड कलेक्टेड बाय UT यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। इसके लिए सर एक ही एक्ट है हमारे पास यूनियन टेरिटरी के लिए, जो है UTGST एक्ट 2017 फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर है वहाँ पे SGST आएगा, जो यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे UTGST आएगा, राइट। आगे देखिए IGST सर सिंपली इट इज सम ऑफ CGST या फिर CGST तो आएगा ही, उसके अंदर SGST या फिर UTGST कुछ भी मान सकते हैं, मतलब दोनों के सम के बराबर होता है क्या सर? IGST। सर ये पैसा लेवी और कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको अपोर्शन कर देती है सेंटर किस किस में? आधा पैसा अपने पास रखेगी सेंटर और आधा डेस्टिनेशन स्टेट को देगी, क्योंकि GST है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर इसके लिए एक्ट कौन सा अपने पास में? IGST एक्ट 2017, ठीक है। अच्छा मेरे को कमेंट में आप बताइएंगे कि इंडिया के अंदर कितने SGST एक्ट्स है, या मेरे को कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है। आगे चलिए सर, सप्लाई जो GST के अंदर टैक्सेबल इवेंट है ना, ठीक है, सप्लाई दो टाइप की होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। अब डिटेल में इसका मीनिंग हम नहीं देखेंगे, लेकिन समझ लीजिए आप, सेलर बायर एक ही स्टेट में सर इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेलर बायर अलग अलग स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका थोड़ा सा अलग होगा। तो देखिए हमें कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है तो वो बन गई इंट्रा स्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सर वो बन गई इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्स कौन सा लगता है? CGST, SGST या फिर CGST, UTGST। अगर इंटर स्टेट सप्लाई तो टैक्स कौन सा लगता है सर? IGST, करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर GST। भाई कोई भी प्रोडक्ट है, पेन, पेंसिल, मोबाइल, लैपटॉप, कोई ईटेबल आइटम है, तो उसको है ना उसी नाम से हम GST में नहीं जानते। GST में हर एक चीज़ को एक कोड असाइन किया गया है, एक ID, एक 6 डिजिट का, 8 डिजिट का एक कोड असाइन किया गया है, उसी नाम से हम उसको, उसी कोड से हम उस चीज़ को रेफर करते हैं। तो गुड्स के लिए जो नेमिंग का सिस्टम है उसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और गुड्स के कोड को क्या बोल देंगे सर? HSN कोड। सर्विसेज का जो नेमिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज का जो कोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर? SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, राइट। गुड्स के लिए HSN कोड, सर्विसेज के लिए SAC कोड, राइट। आगे देखें सर, GST के अंदर दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक रेगुलर स्कीम और एक कंपोजिशन स्कीम। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, स्मॉल टैक्स पेयर्स होता है, उनके लिए एक रिलैक्सेशन दे रखी है भाई, कम कंप्लायंस उनको करनी पड़े, उनके लिए स्कीम कौन सी है सर? कंपोजिशन स्कीम। और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सर स्कीम कौन सी है? रेगुलर स्कीम। तो दो टाइप का रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, रेगुलर रजिस्ट्रेशन या फिर कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, राइट। आगे देखिए सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी होता है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है सर। ये आपको वैसे पता ही होगा, एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि IGST का
सबसे पहले सर हम यूज करेंगे आईजीएसटी का क्रेडिट। आईजीएसटी का क्रेडिट किससे यूज होगा सर? सबसे पहले यूज होगा आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी यूटीजीएसटी की लायबिलिटी से इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी से, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी इन एनी प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों जगह मैंने क्या लिखा हुआ है सर, ये टू। आगे देखिए सर, उसके बाद यूज करेंगे हम सीजीएसटी का क्रेडिट किससे सर? पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी से और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी से। ध्यान रखने का, सीजीएसटी के क्रेडिट से एसजीएसटी की लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो सकती। आगे सर, उसके बाद हम यूज करेंगे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट किससे सर? पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी से, उसके बाद आईजीएसटी से। याद रखना है, एसजीएसटी के क्रेडिट से सीजीएसटी की लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे देखते हैं सर, आगे अपने पास आता है सर जीएसटी कॉमन पोर्टल के बारे में। सर कॉमन पोर्टल है क्या? जीएसटी की वेबसाइट www.gst.gov.in। इट इज़ अ वेबसाइट, मैनेज कौन करता है सर इसको? जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। एक होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है जीएसटीएन, राइट। तो जीएसटी पोर्टल को कौन एक्सेस कर सकता है सर? इंटरनेट पे और इंटरनेट पे। इंटरनेट पे हम सब एक्सेस करते हैं ना, टैक्स पेयर्स, उनके सीएस, एडवोकेट्स। और इंटरनेट पे कौन कर सकता है सर? गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिसर्स, राइट। तो आगे देखिए सर, जीएसटीएन का काम क्या क्या है सर? ये सारे काम है। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है वैसे कि फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन: फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन कराना, फॉरवर्डिंग रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। देखा था ना आईजीएसटी में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसके बाद उसको अपोर्शन करना पड़ता है, तो वो वाली सारी प्रोसेस। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, प्रोवाइडिंग वेरियस एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। ये सारे काम किसके हैं सर? फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन। जीएसटीएन के सारे फंक्शंस है, जीएसटीएन के सारे काम है। इसके बाद दो टर्म और आती है सर, जीएसपी और एएसपी। जीएसपी की फुल फॉर्म क्या है सर? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और एएसपी की फुल फॉर्म क्या है सर? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर जीएसपी जो होता है ना, इसके पास जीएसटी सिस्टम की कुछ स्पेशल एक्सेस होती है, जिसकी वजह से ये कुछ एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाते हैं। सर ये डेवलप करी हुई एप्लीकेशंस यूज कौन करेगा सर? टैक्स पेयर यूज करेगा फॉर इंटरेक्टिंग विद जीएसटी। भाई एक तो मैं ना जीएसटी की साइट पर जाके सारा काम करूँ, दूसरा एक मेरे पास एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू मैं सारा काम करूँ। सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करेगा सर? जीएसपी डेवलप करेगा, ठीक है। इट डेवलप एप्लीकेशन फॉर जीएसटी कंप्लायंस। दे आल्सो प्रोवाइड रोल बेस्ड एक्सेस टू वेरियस यूजर। ये तो एक टाइप का कंट्रोल दे रखा है, रोल बेस्ड एक्सेस, कि भाई इस डाटा के अंदर कौन इसको ओनली व्यू कर सकता है, कौन इसको एडिट कर सकता है, कौन इसको डिलीट कर सकता है, कौन इसको मॉडिफाई कर सकता है, ये टाइप की चीज़ें, ठीक है। आगे एएसपी सर क्या काम करता है सर? एएसपी सिंपली जीएसपी की हेल्प करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो देखिए, एएसपी हेल्प्स जीएसपी इन डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। एएसपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड जीएसपी। तो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पूछे आपसे कि हु एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी, तो उसको क्या आएगा? एएसपी। एएसपी क्या करता है सर? जीएसपी की हेल्प। जीएसपी क्या करता है सर? एप्लीकेशंस डेवलप करता है। एप्लीकेशंस यूज कौन करेगा? टैक्स पेयर्स। किस लिए? इंटरेक्टिंग विद जीएसटीएन के लिए, ठीक है। आगे देखिए, एक आता है सर कंपनसेशन सेस। नोट मतलब इसकी ज़्यादा डिटेल्स हमारे इंटर लेवल के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो ये इम्पोज्ड, इसके लिए एक्ट है, एक सेपरेट एक्ट है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, सेस एक्ट 2017, ठीक है। सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे और डीमेरिट गुड्स के ऊपर लगता है। लग्जरी आइटम्स पे और डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स क्या होता है समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट पे नहीं लगता जीएसटी, हर एक प्रोडक्ट पे आएगा, लेकिन कंपनसेशन सेस सिर्फ दो ही चीज़ों पे, लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स पे। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको रिवेन्यू का लॉस हुआ है, उनको कंपेंसेट करने के लिए क्या लगाया जाता है? कंपेंसेशन सेस। और कब तक ये एक्सटेंड किया गया है? फिलहाल इसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2026 तक, राइट। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सम स्पेशल केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कि कुछ स्पेशल केसेस है कि जिन केसेस में जीएसटी आएगा नहीं आएगा, जीएसटी के साथ कुछ और आएगा, वो सारी चीज़ हमने को देखनी होगी। सबसे पहला, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सर जीएसटी इसके ऊपर आएगा ही नहीं, एक्सक्लूड किया गया है जीएसटी से। सर इसमें क्या आएगा? अगर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो सर क्या आएगा? स्टेट एक्साइज। सेल किया जा रहा है तो सर, अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है तो सीएसटी, इंट्रा स्टेट सेल हो रही है तो वैट, ठीक है। सर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, सर इनको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या आएगा सर? सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। और इनकी सेल पे क्या आएगा सर? सीएसटी और वैट, ठीक है। अब याद, एक दिक्कत पता क्या होती है? दिक्कत ये होती है, हम एक्साइज तो याद रहता है, हम ये भूल जाते हैं स्टेट था या सेंटर था। तो एल्कोहल वाले में है स्टेट एक्साइज, पेट्रोल प्रोडक्ट्स वाले के अंदर है सर सेंट्रल एक्साइज, ओके। नेक्स्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। सर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी आएगा,
और सेंट्रल एक्साइज भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग पे, CST वैट नहीं आएगा। ड्रग्स, ओपियम, इंडियन हैम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारी चीज़ों पे, तो इन पे सर GST भी आएगा और इन पे क्या आएगा सर, स्टेट एक्साइज भी आएगा। मतलब टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर था सर सेंट्रल एक्साइज, ड्रग्स पे क्या है सर, स्टेट एक्साइज, लेकिन इन पे CST वैट नहीं है। मतलब एक चीज़ कह सकते हैं हम कि जब GST आएगा तो CST और वैट तो कभी नहीं आएगा, कि मतलब GST और CST वैट एक साथ कभी नहीं आ सकते। हाँ, GST और एक्साइज साथ में आ सकते हैं, कि ये वाले जो केस है यहाँ पे देखो, GST और एक्साइज साथ में है, यहाँ पे एक्साइज और वैट लगा हुआ, एक्साइज, CST और वैट, ठीक है। लास्ट रियल एस्टेट, सर रियल एस्टेट को तो ना उस पर तो GST आना, ना उस पर एक्साइज आता था पहले, ना ही उस पर CST वैट आएगा। रियल एस्टेट सभी चीज़ों से बाहर है, ठीक है। आगे, टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन GST, सर ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे तो अभी जो Jan 25 का एग्ज़ाम हुआ था GST का, टैक्स का, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टेट टैक्सेस, मतलब उसके अंदर स्पेसिफिकली पूछा कि स्टेट वाले टैक्सेस बताओ मेरे को कि जो GST के अंदर सब्स्यूम किए गए हैं, तो उसके अंदर आपको ये सारे नाम लिखने थे, ठीक है। तो ये सब सिर्फ आपको एक लर्न करने वाला टॉपिक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, कि ये सेंट्रल टैक्सेस है जो GST के अंदर सब्स्यूम कर दिए गए, और ये स्टेट टैक्सेस है। तो सेंट्रल के अंदर आप जैसे नाम देख सकते हैं, कुछ कॉमन आपको लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होगी, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सेंट्रल सरचार्जेस हो गए, यहाँ पे देखो स्टेट सरचार्ज हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, और टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग हो गया, एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स, वैट हो गया, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सारे सब्स्यूम कर दिए गए किसमें सर, GST के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, एंटरटेनमेंट टैक्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज। अगर कोई लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है तो वो GST के अंदर सब्स्यूम नहीं किया गया, मतलब वो अभी भी लगेगा, ठीक है। तो अब आपको मेरे को बताना है कि कौन से ऐसे टैक्सेस है जो GST के अंदर सब्स्यूम नहीं किए गए हैं, इसके बारे में मेरे को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देखिए सर, बेनिफिट्स ऑफ GST। सर बेनिफिट्स ऑफ GST को बात करें ना, ये बिल्कुल ही मेरे अकॉर्डिंग यूजलेस टॉपिक है, थ्योरी के अंदर आपको गिवन है, हाँ मॉड्यूल में गिवन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि नोट मतलब इससे का कोई मोटिव बनता नहीं है। थ्योरी के पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे डिटेलिंग लिखी नहीं है नोट्स के अंदर, सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, तो ये मैं अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहा, या आप एक बार खुद रीड कर सकते हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट या फिर एक अच्छा टॉपिक इसको मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यहाँ पे सर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। सर सबसे पहले आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 क्या कहता है सर, हर एक टैक्स के लिए क्या होना चाहिए, लॉ, विदाउट अ लॉ टैक्स कैन नॉट बी लेविड। तो देखिए क्या वर्डिंग है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंपल, एक लाइन में आर्टिकल खत्म। आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 ने क्या कह रखा है सर, लॉ बनाने की पावर दे रखी है, कह रखा है कि पार्लियामेंट जो है मे मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, कि इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है, और जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है मे मेक लॉज फॉर होल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब एक स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसी पर्टिकुलर स्टेट के पूरे पार्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, राइट। आगे, नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम टू बी इनवैलिड ऑन ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बना रहे हैं ना, तो वो तो पूरे इंडिया के लिए बना सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास तो पावर है, ठीक है। एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट के लिए नहीं बना सकता, वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना सकता है। आगे देखिए सर, आर्टिकल 246, अब सर दिक्कत क्या हुई कि अब हरियाणा का सपोज स्टेट लेजिस्लेचर है, वो हरियाणा के लिए लॉ बनाएगा, अब जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो भी हरियाणा के लिए लॉ बना सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए आर्टिकल कौन सा लाया गया, 246। इट गिव्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज। अथॉरिटी प्रोवाइड की गई बाय यूनियन गवर्नमेंट, आप इस बारे में लॉ बनाओगे, स्टेट गवर्नमेंट आप इस बारे में लॉ बनाओगे, ठीक है। गिवन कहाँ पे सारी चीज़ें सर, ये 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में गिवन है। 7th शेड्यूल जो आर्टिकल 246 के अंदर है, उसके अंदर 3 लिस्ट है सर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लिस्ट कौन सी है सर, यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट है सर स्टेट लिस्ट, थर्ड लिस्ट कौन सी है सर, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर सर क्या गिवन है, इट कंटेन्स द मैटर ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, इसमें जो मैटर्स गिवन है उस पर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स गिवन है उस पर लॉ सर कौन बनाएगा, सर स्टेट की लेजिस्लेचर, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट, भाई इसका तो नाम से पता लग रहा है, जहां पे दोनों के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों ही लॉस बनाएंगे, ठीक है। 2 एंट्रीज, जैसे
कि एंट्री एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री नंबर 82 है, जो एंट्री में क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सर ये इनकम टैक्स की एंट्री, मतलब इनकम टैक्स का लॉ कौन बनाता हुआ, यूनियन लिस्ट में गिवन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे एंट्री नंबर 83 है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे इंक्लूडिंग आएगा, ये वर्ड करेक्ट कर लेंगे, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्सक्लूडिंग नहीं आएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग आएगा, ठीक है। तो ये कस्टम ड्यूटी की जो एंट्री है, एंट्री नंबर 82 गिवन कहाँ पे सर, यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके लॉ भी कौन बनाएगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सोचने वाली बात है कि जीएसटी कौन सी लिस्ट में होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सर जीएसटी कोई भी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ी थी कि किसी लिस्ट के अंदर जीएसटी फिट नहीं आ रहा था। जीएसटी की पावर दोनों गवर्नमेंट के पास में, यूनियन के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में कॉन्करेंटली प्रोवाइड करनी थी, जो इस लिस्ट के अंदर इस 7 शेड्यूल में फिट नहीं बैठ रही थी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा। पावर टू लेवी जीएसटी हैज़ बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246 अभी देखा था ना, लेकिन नया आर्टिकल कौन सा आया सर जीएसटी के लिए, 246A कब आया सर, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी सर, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, सबको एक साथ लगाना था, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना था, ठीक है। तो जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी थी कॉन्करेंटली वो भी, तो उसके लिए हमें एक नए आर्टिकल की जरूरत थी। जो नया आर्टिकल कौन सा आया, 246A कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई, कौन सी वाली, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। ये सर मॉड्यूल के अंदर टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन है एक, कि वाई देर वॉज नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ जीएसटी। तो उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो ताकि एग्जाम आए तो आप उसको, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो उसको ईजिली आप लिख पाओगे। बिल्कुल ही ईजी आंसर है, आप रीड करोगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या उसके प्रोविजंस थे, वो हम देख रहे हैं। जनरल पॉइंट्स है सारे, एक बार रीड करेंगे बिल्कुल ही याद हो जाएंगे। देखिए, कॉन्करेंट पावर गिवन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉस। पावर दी गई पार्लियामेंट को भी, स्टेट लेजिस्लेचर को भी, कि आप जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकते हो, लेकिन आईजीएसटी टू बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। आईजीएसटी की जो पावर है वो भी किसके पास है सर, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आईजीएसटी को लेवी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अपोर्शन कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा खुद के पास नहीं रखेगी, आधा खुद के पास रखेगी, आधा डेस्टिनेशन स्टेट को दे देगी। आगे, प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट। सर प्लेस ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजन है ना वो इसीलिए आईजीएस स्टेट के अंदर गिवन है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रिंसिपल्स जो है वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रिंसिपल्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे, जीएसटी शैल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो यहाँ से बाहर निकाल रखा है हमने इसको, अभी देखा भी था थोड़ी देर पहले कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं आएगा, उस पर एक्साइज आता था, कौन से वाला, स्टेट वाला, और साथ में क्या आता था, सीएसटी और वैट। आगे, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी जीएसटी अभी नहीं आएगा, उन पे कब से आएगा, विद इफेक्ट फ्रॉम डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी। काउंसिल जब रिकमेंड करेगा तब से उस पर जीएसटी आएगा, अभी नहीं आएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट। ये भी हमने देखा था कि सर टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट पे क्या लगता है सर, सेंट्रल एक्साइज, वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। आर्टिकल 279A एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। ये आर्टिकल 279 है, अभी थोड़ी देर में हम रिवाइज भी करेंगे। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा सर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, राइट। आगे देखिए सर, आगे अपने पास आता है सर आर्टिकल 246 से। ये तो न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है ना, जो अभी नया आया था। सिर्फ जो हाईलाइट वेट पार्ट है वो देखेंगे। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू सब क्लोज 2, ठीक है, जो क्लोज 2 में लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट के पास भी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर भी पावर है। किस चीज़ की पावर, हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज। भाई पार्लियामेंट भी लॉज बना सकती है जीएसटी के लिए, लेकिन लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है जीएसटी के लिए। लेकिन हमने लेजिस्लेचर क्या बोला भाई, क्लोज नंबर 2 को ध्यान रख लियो। क्लोज नंबर 2 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज जब सप्लाई कौन से वाली हो, इंटर स्टेट वाली। अच्छा, मतलब हमने क्या कहा कि देखो भाई इंट्रा स्टेट है ना, तो पार्लियामेंट तो भी लॉ बना, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर तो भी लॉ बना। लेकिन भाई इंटर स्टेट अगर सप्लाई होगी ना तो बस सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी,
स्टेट लेजिस्लेचर तो बीच में मत आइए, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि जो 279A आर्टिकल के अंदर क्लोज नंबर 5 में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रेफर है ना, तो उन पे जीएसटी कब लगेगा सर? फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, अभी नहीं लगेगा उस पर। तो ये सर कौन सा सर? आर्टिकल नंबर 246A। आगे चलिए सर, अगले अपने पास आता है आर्टिकल नंबर 269A। ये सर आईजीएसटी के बारे में है। इसके अंदर अगर हम देखें क्या है, आर्टिकल नंबर 269A, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। 4-5 पॉइंट्स इसमें बिल्कुल ही इजी, कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई जीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अपॉर्चन बिटवीन यूनियन एंड डेस्टिनेशन स्टेट। ये पॉइंट हम कई बार देख चुके हैं। आगे, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। इंपोर्ट्स को भी हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। द अमाउंट अपोर्शन टू द स्टेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हम देखा ना भाई, आईजीएसटी का पैसा कलेक्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अपोर्शन कर रही है, आधा खुद के पास रख रही है, आधा डेस्टिनेशन स्टेट को दे रही है, ठीक है। तो जो पैसा हमने डेस्टिनेशन स्टेट को दे दिया वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, गवर्नमेंट के पैसों का पार्ट नहीं बनेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। Where credit of IGST is used for payment of SGST, such amount shall not form part of consolidated fund of India। मतलब हमने देखा था कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, वो आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, सीजीएसटी के लिए यूज हो सकता है, एसजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। देखो, आईजीएसटी का अगर क्रेडिट है, सीजीएसटी के लिए यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आईजीएसटी का क्रेडिट अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, मतलब पहले पैसा था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो मतलब तो जो पैसा जो यूज हो रहा है, जितना अमाउंट यूज हुई है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पार्ट जो है नहीं बनेगी। आगे, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। ये पॉइंट पे भी आया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है, वो कौन बनाएगा सर? पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये गिवन कहाँ पे सर? आर्टिकल नंबर 269A। और ये किसके बारे में? आईजीएसटी के बारे में। तो एक नाम भी याद रखना है कि 269A आईजीएसटी के बारे में है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 269A के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट दी प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल नंबर 269A। तो आपको आईजीएसटी का नहीं याद आएगा कि ये 269A आईजीएसटी का, तो आप इसको आंसर नहीं कर पाओ। आगे सर, कुछ डेफिनेशंस कहाँ गिवन है सर? आर्टिकल नंबर 366 के अंदर जीएसटी की डेफिनेशन, गुड्स की, सर्विसेज की, स्टेट की, नॉट मच रेलेवेंट, एक बार फटाफट देख लेते हैं। जीएसटी का मतलब सर टैक्स जो लगेगा सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या बोथ, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर कर रखा है, अगर इस पर जीएसटी लेके आना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, राइट। गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स, नॉट मच रेलेवेंट। सर्विसेज क्या होता है सर? एनीथिंग अदर देन गुड, अगेन नॉट मच रेलेवेंट। स्टेट, ये मैंने बता दिया था कि जो स्टेट होता है ना, जो यूनियन टेरिटरी विद स्टेट विद लेजिस्लेचर है, उसको भी हम स्टेट के इक्विवेलेंट मानते हैं। देखो लिखा भी हुआ, स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। चलिए सर आगे चलते हैं। आगे सर अपने पास आता है आर्टिकल नंबर 279 है, किस चीज़ का है सर? जीएसटी काउंसिल का है, ठीक है। हमने देखा था कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा सर? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। इसकी मीटिंग कब हुई थी बताओ? जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? कमेंट करके बताओ मेरे को, जीएसटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? आगे देखिए, इट इज अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। मेंबर सर कौन कौन होगा? चेयरपर्सन कौन होगा? अदर मेंबर कौन होंगे सर? चेयरपर्सन अभी हमने देखा भी था, कौन होगा सर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके अंदर सर बाकी मेंबर्स कौन कौन होंगे सर? बाकी इसके अंदर आएगा तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस। एक तो ये जो मिनिस्टर है ये इसके अंदर मेंबर्स होंगे, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी मेंबर होंगे। और जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये अपने में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए सर, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें क्योरम, मतलब मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। जितने भी टोटल मेंबर है उसके आधे मेंबर कम से कम उस मीटिंग के अंदर आने चाहिए, तभी वो मीटिंग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे डिसीजन इसका कैसे लिया जाएगा सर? बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। कम से कम 3/4 75% ऑफ द वेटेड वोट्स की जब मेजोरिटी हो तब कोई डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन खास बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकेले की वोट का वेट कितना है? 1/3। और सभी स्टेट गवर्नमेंट का मिला के वोट का जो वेट है वो कितना है सर? 2/3, राइट। तो ये हमने क्योरम देख लिया, डिसीजन कैसे लेंगे वो देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट 1/3, सभी स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइन करके 2/3 ये देख लिया। आगे सर, जीएसटी काउंसिल किस किस चीज़ों के बारे में रिकमेंडेशंस दे सकता है? इस पर सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट विच रिकमेंडेशंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल, या फिर कौन से रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड करता है, राइट। आगे देखिए इसके अंदर सर, फर्स्ट टैक्सेस विच मे बी सबस्यूम्ड इन
जीएसटी की कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर क्या किए जाएंगे सर, सब्स्यूम किए जाएंगे, ठीक है, कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर आएंगे, कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर नहीं आएंगे, वो उसके बारे में कौन बताएगा सर, जीएसटी काउंसिल। सेकंड, गुड्स और सर्विसेज विच मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब किस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना है किसी को और किसको एग्जेम्प्ट रखना है, तो ये बता सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ आईजीएसटी को हम कैसे अपॉर्शन करेंगे, प्रिंसिपल्स दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स, ठीक है, और स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं सर, नाम लिखे हुए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और JNK। याद रखने के लिए सर, नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स, उसके अंदर ऐड कर दो आप सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को और JNK। टोटल सर कितने हो गए सर, ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। इनके रिस्पेक्ट में जो स्पेशल प्रोविजंस है उनकी रिकमेंडेशन भी जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड कर सकता है। आगे, डेट फ्रॉम विच जीएसटी बी लेविड ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये तो हमने देखा भी था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उन पे जीएसटी कब लगेगा, ये इसकी रिकमेंडेशन कौन देगा सर, जीएसटी काउंसिल। लास्ट, आर्टिकल 368 कि भाई अगर जो आर्टिकल 279 है ए है, इसको हम अमेंड करना चाहें तो अमेंड कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 279 है किस चीज़ का सर, जीएसटी काउंसिल का। तो 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। अगर ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो ही हम आर्टिकल 279 को अमेंड कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं जैसे भी आपको टाइम मिलता है, और उसके साथ एक बार मॉड्यूल के जो भी टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उसको रीड कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। ये चैप्टर आपका कंप्लीटली रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।